अफजल खान अपने 10,000 घुड़सवारी सेना के साथ प्रतापगढ़ के किले की तरफ आगे बढ़ता जा रहा था और जिस रास्ते से दोस्तों वो जाता था उस रास्ते को, उस गांव को, उस क्षेत्र को तहस-नहस करता हुआ जा रहा था। वो एक खौफ का मंजर ऐसा बनाता जा रहा था ताकि यहाँ से भागे हुए लोग शिवाजी तक जाकर के उसके बारे में, उसके आतंक के बारे में, उसकी लड़ाई के क्षेत्र के बारे में, उसकी लड़ाई की क्षमता के बारे में लोगों तक, शिवाजी के कानों तक ये बातें पहुंचाए। अफजल खान की क्रूरता और बर्बरता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उसके रास्ते में आने वाले उसने इंसानों को ही नहीं बल्कि मंदिरों को भी तहस-नहस कर दिया था। दोस्तों, अफजल खान का इस तरह से हिंदू धार्मिक स्थलों पर निर्मम तरीके से हमला लोगों में उसके प्रति घृणा बढ़ाता जा रहा था। अफजल खान के पास उस समय 10,000 से भी ज्यादा घुड़सवार थे, हाथियां थी और नाना प्रकार के अनेकों अस्त्र शस्त्र थे। वहीं शिवाजी के पास ऐसे हथियारों की बहुतायता नहीं थी। बात को समझते हुए दोस्तों यहाँ शिवाजी ने एक दूसरी स्ट्रेटजी बनाई। उन्होंने अपने एक दूत जिसका नाम पंत गोपीनाथ था, उसके द्वारा एक संदेश भिजवाया और उस संदेश में दोस्तों छत्रपति महाराज ने अफजल खान को बड़ा ही बढ़ा चढ़ा करके लिख दिया। उन्होंने कहा कि आपकी सेना तो बहुत बड़ी है, हम आपसे सीधे मुकाबला नहीं कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों वास्तव में ये सब बातें उनको बढ़ाना चढ़ाना नहीं बल्कि अफजल खान को एक चने के झाड़ पर चढ़ाना था। आप समझ रहे हैं, एक मुहावरा है कि अगर अगर किसी को अपने जाल में फंसाना है तो उसे पहले चने के झाड़ पर चढ़ाओ, उसे सच्चाई से कोसों दूर ले जाओ, उसे उसकी खुद की मनगढ़ंत कहानियों में इतना उलझा दो कि वो सच्चाई में विश्वास ही करना बंद कर दे और उसे वही दिखाई दे जो उसका दुश्मन उसको दिखाना चाहता है। यहाँ शिवाजी कुछ ऐसे ही जाल रचते जा रहे थे अफजल खान के खिलाफ और शिवाजी के किले से एक विशाल तोप का प्रहार होता है। तोप का प्रहार होते ही दोस्तों शिवाजी के सैनिक अब समझ चुके थे कि अब उनको तुरंत हमला कर देना है और उसके बाद एक के बाद एक पहाड़ों से कूदते हुए ये मराठा सैनिक अफजल खान की सेना पर टूट पड़ते हैं। दोस्तों, अफजल खान की सेना को समझ में ही नहीं आ रहा था कि एक्चुअल में यहाँ हो क्या रहा था। मराठा सैनिक किसी भी पहाड़ की ओटी से निकलते थे और उन पर धारदार हमला करते थे। जहां एक तरफ अफजल खान के सैनिकों का मनोबल टूटता जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ जब उनको ये खबर मिलती है कि उनके नायक, उनके सुल्तान अफजल खान की अब मौत हो चुकी है, तो उनकी पूरी की पूरी सेना भागने लगती है। दोस्तों, जिस समय शिवाजी महाराज औरंगजेब की जेल से निकलकर भागे थे, उस समय उस क्षेत्र में ऐसी अफवाहें उड़ने लगी थी कि शिवाजी महाराज को कोई काला जादू आता है, वो खुद को कहीं से भी गायब कर सकते हैं और कहीं भी खुद को प्रकट करा सकते हैं, ऐसी शक्तियां उनके अंदर है। सोचिए जरा दोस्तों, गजब का करिश्मा था शिवाजी महाराज। दुश्मन भी खौफ खाता था, जिसकी जेल में रहते थे उसको भी डर रहता था कि कहीं गायब ना हो जाए यहाँ से, और वो सच में गायब भी हो जाते थे। नमस्कार दोस्तों, दिसंबर 2023 में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी महाराष्ट्र के विजिट पर जाते हैं और वहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज के एक स्टैचू का उद्घाटन भी करते हैं। इस उद्घाटन के 8-10 महीने ही अभी बीते थे कि अगस्त 2024 में ये पूरा का पूरा स्टैचू, जिसकी लंबाई चौड़ाई लगभग 35 फीट थी, कोलैप्स हो जाता है। दोस्तों, इसको बनाने में 2 करोड़ 40 लाख रुपए लगे थे और 2018 में महाराष्ट्र की कैबिनेट ने इस बजट को अप्रूवल भी दिया था। एक तरफ ये स्टैचू कोलैप्स होता है और दूसरी तरफ ऑपोजिशन पार्टियों का हंगामा शुरू हो जाता है। और दोस्तों, भला हंगामा क्यों ना हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे पूरे देश के शान है, वो सम्मान है हम सभी के। महाराष्ट्र की अपोजिशन की पार्टियां हंगामा शुरू कर देती हैं, अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन होते हैं, नारेबाजी भी की जाती है। दोस्तों, ये प्रदर्शन तो होने ही थे। छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे सिर्फ महाराष्ट्र के ही नहीं पूरे देश की शान है। दोस्तों, उनके विचार, उनके आदर्श आज हम सभी के दिमाग में चट्टान की तरह मजबूत खड़े हैं। दोस्तों, वो भौतिक रूप से इस संसार में मौजूद तो नहीं है, लेकिन उनके आदर्श, उनके सिद्धांत आज भी हम सभी को एक प्रेरणा देते हैं। और ऐसे में अगर उनके स्टैचू को हम बनाएं और 8-10 महीने में ही गिर जाए, जिनके विचार आज हजारों साल से हमारी रगों में दौड़ रहे हैं, तो भला विद्रोह क्यों ना हो। दोस्तों, जरा सोच कर देखिए, 35 फुट की एक मूर्ति थी और 2 करोड़ 40 लाख रुपए उसको बनाने के लिए पास कराए गए थे। आज 2 करोड़ में तो मैं समझता हूँ एक अच्छी बड़ी बिल्डिंग तैयार की जा सकती है, लेकिन एक 35 फुट की मूर्ति खड़ी करने में 2 करोड़ 40 लाख रुपए लग गए थे और मूर्ति हवा के एक झोंके से गिर गई। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस मूर्ति के गिरने के बाद एक इंक्वायरी कमेटी बैठाई जाती है और वो इंक्वायरी कमेटी ये अपनी एक 16 पेज की रिपोर्ट भी रिवील करती है। और इस मूर्ति के गिरने का कारण था कि वहां पर हवा बड़ा तेजी से चल रही थी। जरा सोच कर देखिए दोस्तों, हम एक घर बनाते हैं, आंधी तूफान भूकंप तक भी आ जाता है तो वो कोलैप्स नहीं होता इतने आसानी से। एक मूर्ति जिसकी लंबाई मात्र 35 फीट थी और 2 करोड़ 40 लाख से भी ज्यादा रुपए लग गए, और एक्सपर्ट कमेटी कह रही है कि दरअसल हवा तेज चली थी इसलिए मूर्ति गिर गई, क्योंकि उसमें वेल्डिंग ठीक से नहीं की गई थी। ये एक्सपर्ट कमेटी कह रही है। दोस्तों, इस रिपोर्ट के आने के बाद जब और हंगामा शुरू हो जाता है तो माननीय प्रधानमंत्री जी कैमरे पर आते हैं और माफी मांग लेते हैं। सिंधुदुर्ग में जो हुआ, मेरे लिए
मेरे सभी साथियों के लिए सर झुका करके माफी मांगता हूं। दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज के बनाए हुए सैकड़ों किले महाराष्ट्र की जमीन पर आज भी बुलंद खड़े हैं, लेकिन अफसोस उनकी विचारधारा का झूठा समर्थन करने वाले कुछ लोग उनकी मूर्तियों को इस प्रकार बना देते हैं कि वो 2-4-10 महीने के अंदर धराशायी हो जा रही है। दोस्तों, इन सब राजनीति की बातों को एक तरफ कर देते हैं। आज मैं आपको बताने चल रहा हूं कि आखिर छत्रपति शिवाजी महाराज के ऐसे कौन से कार्य थे, उनकी ऐसी कौन सी लड़ाई थी जिन्होंने उन्हें सर्वोत्तम वीरों की श्रेणी में खड़ा कर दिया। उनके ऐसे कौन से आदर्श थे, उनकी ऐसी कौन सी वीर गाथाएं थी जो संपूर्ण भारत भूमि आज भी गाता है, उनसे प्रेरणा ले रहा है। दोस्तों, वो भौतिक रूप से आज भले ही हम सबके बीच नहीं है, लेकिन उनके आदर्श, उनकी विचारधारा, उनकी नीतियां, उनकी वीरत्व, उनकी श्रेष्ठता आज भी हम सब में विद्यमान है। आइए छत्रपति शिवाजी महाराज की इस संपूर्ण जीवनी को समझते हैं हम इस वीडियो में, जिन्होंने भारतवर्ष में पहली बार हिंद स्वराज की कल्पना की थी। दोस्तों, ये समय था 1630 ईस्वी का। भारत के अधिकांश हिस्सों पर मुगलों का शासन बढ़ता ही जा रहा था। अगर हम उत्तर भारत के इन संपूर्ण एरिया को देखें तो मुगल सल्तनत तेजी से अपने पांव पसारती जा रही थी। इन साम्राज्यों में उत्तर में अफगानिस्तान से लेकर मध्य भारत तक मुगलिया सल्तनत फैली हुई थी। पूर्व में असम और बांग्लादेश के इलाकों को लेते हुए ये पश्चिम में गुजरात तक संपूर्ण मुगल सल्तनत का बोलबाला था। भारत के उत्तरी इलाके में मुगल सल्तनत का काफी बोलबाला हो चुका था और अब उसकी नजर थी भारत के दक्षिणी हिस्से पर, और इसी दक्षिणी हिस्से को उन दिनों दोस्तों दक्कन कहा जाता था। अगर उस समय के हम जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को देखें तो जहां एक तरफ नॉर्थ में मुगलों का शासन हुआ करता था, वहीं साउथ में 3 इस्लामिक स्टेट्स उस समय रूल कर रहे थे, और इन स्टेट्स का नाम था अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। अहमदनगर में निजाम शाही थी, बीजापुर में आदिल शाही का शासन था और गोलकुंडा में कुतुब शाही का शासन था। दोस्तों, ये तीनों ही स्टेट इस्लामिक थे, लेकिन ये मुगल वंश के सीधे कंट्रोल में नहीं थे। इनका एक इंडिपेंडेंट स्टेट था, ये अपनी एक अलग ही राज्य चला रहे थे। और ऐसे में उस समय के मुगल सम्राट शाहजहां की नजर इन तीनों राज्यों पर। उनका ये मानना था कि ये तीनों राज्य अगर एक हो जाएंगे तो ये मुगलों के लिए एक खतरा साबित हो सकता है। कहीं इन तीनों ने मिलकर मुगल सल्तनत पर हमला कर दिया तो वास्तव में मुगल सल्तनत खतरे में आ जाएगी। और दोस्तों, उसका एक बहुत बड़ा रीजन था कि इन तीनों ही साउथ के स्टेट्स का कोस्टल एरिया में अच्छा एक्सेस मिलता था, इनका व्यापार समृद्ध था, इनकी इकोनॉमिक कंडीशन बड़ी मजबूत हुआ करती थी। ऐसे में मुगल सल्तनत को इनको जीतने के बाद जहां एक तरफ न सिर्फ यहाँ की संपत्तियां उन्हें मिलती, बल्कि एक कोस्टल लैंड भी उनको मिलती जहां वो अच्छे से व्यापार कर सकते थे। और ऐसे में दोस्तों, मुगल सल्तनत ने यह डिसीजन लिया कि अब उसको दक्षिण की इन राज्यों पर किसी भी कीमत पर कब्जा पाना है। दोस्तों, मुगल सल्तनत से सटे हुए एक साम्राज्य जिसका नाम था अहमदनगर की निजाम शाही, उसके दरबार में उन दिनों शाहजी भोसले नाम का एक व्यक्ति सेना कमांडर हुआ करता था, और ये छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता थे। वो और उन दिनों यानी साल 1636 ईस्वी में ये अहमदनगर की निजाम शाही में काम किया करते थे। लेकिन कुछ राजनीतिक कारणों से जो शाहजी भोसले के ससुर थे, जिनका नाम था लखूजी जाधव, उनकी अहमदनगर की निजाम शाही में निर्मम तरीके से दरबार के बीचों बीच हत्या कर दी जाती है। और दोस्तों, इस घटना के बाद शाहजी भोसले तत्काल निजाम शाही को छोड़ देते हैं। इस बीच बीजापुर की आदिल शाही से उनको सैन्य कमांडर के पद के लिए ऑफर आता है और उसके बाद वो बीजापुर की आदिल शाही से जाकर जुड़ जाते हैं। शाहजी भोसले के ससुर की हत्या जो अहमदनगर की निजाम शाही में की गई थी, इस घटना को आप अपने दिमाग में याद रखिएगा, क्योंकि हमारे आगे की कहानी में काम आने वाली है। दोस्तों, एक तरफ शाहजी भोसले बीजापुर से जुड़ते हैं, वहीं दूसरी तरफ मुगल सल्तनत बीजापुर से एक समझौता करती है। इस समझौते में मुगल सल्तनत बीजापुर के आदिल शाही से को यह आश्वासन देती है कि वो आप पर आक्रमण नहीं करेंगे, वो आपको एक इंडिपेंडेंट राज्य घोषित कर देंगे, लेकिन बदले में जब वो अहमदनगर की निजाम शाही पर हमला करेंगे तो आपको चुप रहना है, आपको निजाम शाही के सपोर्ट में नहीं जाना है। इस बात पर बीजापुर एग्री हो जाता है। और दोस्तों, साल 1636 में मुगल सल्तनत इस अहमदनगर के निजाम शाही पर हमला बोल देती है। आपको बता दूं, इस हमले की सेना को लीड कर रहा था उस समय के शाहजहां का पुत्र औरंगजेब। औरंगजेब उस समय राजा तो नहीं था, लेकिन दक्षिण की इस जीत के नेतृत्व को उस समय शाहजहां ने उसके हाथों में सौंप दिया था, जो दक्षिण का वायसराय बनकर चल रहा था। दोस्तों, मुगलों की सेना के सामने निजाम शाही टिक नहीं पाती है और अहमदनगर का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। अहमदनगर का एक विशाल साम्राज्य अब मुगलों के अधीन हो चुका था और अब दक्षिण में 2 प्रमुख राज्य बचे थे, बीजापुर और गोलकुंडा। इस बीच 1630 ईस्वी में महाराष्ट्र के शिवनेरी नाम के एक किले में, जो पहाड़ों के बीच कहीं एक किला उपस्थित था, उस पर
शिवाजी का जन्म होता है। उनकी माँ का नाम था जीजाबाई। दोस्तों, जीजाबाई वही महिला थी जिनके पिता की हत्या अहमदनगर की निजामशाही के दरबार में सरेआम कर दी गई थी। जिस समय जीजाबाई के पिता की हत्या इस दरबार में हुई थी, उस समय जीजाबाई को अत्यंत ही दुखद पीड़ा हुई थी। और दोस्तों, भला क्यों ही न हो। और उस समय जीजाबाई ने एक प्रण लिया था कि अहमदनगर पर और उसके आसपास के क्षेत्रों पर एक समय ऐसा आएगा जब हम मराठाओं का एक छत्र राज होगा। मराठाओं की जिस सरजमी पर जीजाबाई के पिता की हत्या हुई थी, जीजाबाई ने प्रण लिया था कि उस संपूर्ण सरजमी पर उनका एक छत्र अधिकार एक दिन होगा। उनके पुत्र जब शिवाजी जन्मे तो उनके इस प्रण को एक नया बल मिल चुका था। दोस्तों, जीजाबाई मन ही मन ये विचार बना चुकी थी कि मराठा साम्राज्य के उद्भव और विकास का बीड़ा भले ही मैं पूरा न कर पाई हूं, लेकिन मेरा पुत्र शिवाजी जरूर करेगा। दोस्तों, कहते हैं माँ का आशीर्वाद अगर किसी पुत्र को मिल जाता है तो उस पुत्र की ताकत, उस पुत्र की शक्तियां हजारों गुना बढ़ जाती हैं। जीजाबाई ऐसे ही ताकत और आशीर्वाद को अपने पुत्र शिवाजी को दे रही थी शिवनेरी के किले में। राजमाता जीजाबाई ने शिवाजी को एक योद्धा की तरह पाला, उनके अंदर देशभक्ति और वीरता की भावनाएं जगाई। उन्होंने ये प्रण ले लिया था कि वो अपने पुत्र को इस सदी का सबसे बड़ा योद्धा बनाएंगी। और दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है कि शिवाजी ने अपने बाल्यकाल में, अपने युवावस्था में जो भी युद्ध कौशल, जो भी रणनीतियां सीखी थी, उन सबको सिखाने में, उन सबको समझाने में उनकी माँ जीजाबाई का बहुत बड़ा योगदान था। अब दोस्तों, जरा आज की सिचुएशन से कंपेयर कर देखिए, आज हमारी सोसाइटी में क्या होता है। पिता बाहर ही रहते हैं, वो आर्थिक प्रयोजनों में व्यस्त रहते हैं, वो अपने बच्चों के साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाते हैं। और उस समय भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले राजकाज के कार्यों में, राजसी कार्यों में अनेकों प्रकार से वो व्यस्त रहते थे। उनके पास समय नहीं था कि वो शिवाजी को इन संपूर्ण प्रकार की विद्याओं को सिखा सके। लेकिन उनकी माँ जीजाबाई उनको दिन रात सिखाती थी, उन्हें समझाती थी कि वास्तव में देश प्रेम क्या होता है। उन्हें समझाती थी कि ये सभी विदेशी ताकतें जो मराठा साम्राज्य को रोक रही हैं, वो सभी ताकतें जो लोगों पर अत्याचार कर रही हैं, एक दिन पुत्र तुम्हें बड़े होकर इन सबको समाप्त करना है और एक छत्र राज करना है। दोस्तों, जब कोई बालक बचपन से ही ऐसी भावनाओं को उसके अंदर प्रेरित किया जाता है, जब बचपन से ही उसे वीरता की गाथाओं को सुनाया जाता है, तो वास्तव में वो बड़ा होकर एक कुशल योद्धा बन जाता है, एक वीर बन जाता है। जीजाबाई इन सभी वीरता की कहानियों को, इन सभी वीर रस तथ्यों को शिवाजी को समझाती जा रही थी। और शिवनेरी के किले में एक ऐसा बालक पल बढ़ रहा था जो आने वाले समय में इन सभी अत्याचारियों, उन सभी दुराचारियों के लिए एक काल बनकर उभरने वाला था। दोस्तों, एक तरफ शिवाजी अपनी माँ से रणनीतिक और युद्ध कौशल की तमाम नीतियों को समझ रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी लालसा बढ़ती जा रही थी कि वो दुश्मन की सरजमी पर अब हमला शुरू कर दें। दोस्तों, अब शिवाजी की उम्र हो चुकी थी 16 वर्ष और अपनी वीरता और पराक्रम का पहला परचम लहराने के लिए वो निकल चुके थे तोरण किले पर विजय प्राप्त करने के लिए। दोस्तों, अगर हम अभी की जियोग्राफिकल मैप को देखें तो ये तोरण का किला महाराष्ट्र के पुणे डिस्ट्रिक्ट में है। दोस्तों, इस तोरण किले की सी लेवल से ऊंचाई है 4306 फीट। और इतने ऊंचे किले पर चढ़ना और लड़ाई करना दोस्तों वास्तव में शिवाजी और उनकी सेना के लिए बहुत मुश्किल होने वाला था। शिवाजी के पास इतनी बड़ी सेना नहीं थी कि दिन के उजाले में उस किले पर जाकर सीधे लड़ाई की जा सके। ऐसे में दोस्तों, शिवाजी ने एक नई स्ट्रेटजी बनाई। उन्होंने उस किले के बारे में एक एक इंफॉर्मेशन, एक एक डिटेल उसकी सेक्रेटली अपने गुप्तचरों को भेजकर निकाली। उस किले की कमजोरियों को समझा, उसके अलग अलग डायग्राम्स बनाए, कहां से एंट्री करनी है, कहां से एग्जिट करना है, कहां से अटैक करना है, किसको किस गेट पर कितने उस समय सुरक्षा कर्मी तैनात है, इन सभी का डिटेल उस समय शिवाजी ने एक एक करके निकाला। दोस्तों, इन सभी का मैप बनाया, बेहतरीन योजना बनाई। आपको बता दूं दोस्तों, शिवाजी को बचपन से ही उनकी मां ने सिखाया था कि वास्तव में रणनीति बनाते कैसे हैं। और इन सभी रणनीतियों का प्रयोग अब शिवाजी एक एक करके अपने अपने इस विजय अभियान में करते जा रहे थे। इन सब नीतियों को समझने के बाद अपने साथी योद्धाओं को वो इस अपनी संपूर्ण नीतियों को समझाते हैं। और दोस्तों, रात के अंधेरे में पुणे के इस तोरण नाम के किले पर वो चढ़ाई शुरू कर देते हैं। वो गुप्त रूप से किले के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और एकाएक वहां के सैनिकों पर सीधे हमला शुरू हो जाता है। दोस्तों, छत्रपति महाराज शिवाजी के सैनिक उन्हीं की तरह वीर और पराक्रमी थे। एक एक करके दुश्मन के किले में घुस करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। और सुबह होते होते दोस्तों, चारों तरफ ये डंका बजने लगता है कि शिवाजी ने तोरण के किले पर विजय प्राप्त कर ली है। शिवाजी के इस जीत के अभियान में उनकी पहली विजय थी। दोस्तों, इस जीत में भले ही उनको आर्थिक रूप से या भौतिक रूप से बहुत बड़ी संपदा नहीं मिल गई थी, लेकिन वास्तव में यहाँ उनका मनोबल ऊंचा हो चुका था। उनकी बनाई हुई नीतियां सफल दिखाई पड़ रही थी और अब लोगों की नजर में एक 16 वर्ष का बालक वास्तव में एक योद्धा प्रतीत हो रहा था।
उनके सैनिक उन्हें महाराज मानने लगे थे और अब शिवाजी जो कहते थे वही योजनाएं वहां पर चलने लगी थी। दोस्तों जरा सोच कर देखिए, आज 16 साल 17 साल के बालक को हम क्या सिखाते हैं या हम क्या देखते हैं सोसाइटी में? बड़ी ही सामान्य सोच होती है, उसे पढ़ने के लिए कहा जाता है, उसे अलग अलग तरीके से विचार करने के लिए, सोचने के लिए हम छोड़ देते हैं। जरा इमेजिन करके देखिएगा कि ये 16 वर्ष का बालक अपने आप को राजा बनाने के लिए स्वयं की सेना गठित करता है और हमला कर देता है और अंततः किले पर कब्जा भी कर लेता है। यही कारण है दोस्तों कि आज भी छत्रपति शिवाजी महाराज हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत है। दोस्तों धीरे धीरे छत्रपति शिवाजी महाराज का वर्चस्व पुणे और उसके आसपास के क्षेत्रों में बढ़ता जा रहा था और अब उनका ये बढ़ता वर्चस्व और उनका ये बढ़ता हुआ क्षेत्र बीजापुर की आदिल शाही की आंखों में चुभने लगा था। बीजापुर को यह डर था कि कहीं ये बढ़ते हुए शिवाजी महाराज का ये क्षेत्र कहीं बीजापुर पे ही ना हमला कर दे, और छत्रपति शिवाजी महाराज को मौत के घाट उतारने के लिए बीजापुर में बैठे आदिल शाही सल्तनत ने अफजल खान नाम के एक पठान को भेजा। दरअसल ये अफजल खान कदकाठी में काफी लंबा था और उसको कई लड़ाइयां लड़ने का अनुभव भी था और इसलिए ही उसे शिवाजी के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ने के लिए भेजा जा रहा था। दोस्तों उस समय शिवाजी प्रतापगढ़ के किले पर अपना डेरा डाल रखे थे। अफजल खान अपने 10,000 घुड़सवारी सेना के साथ प्रतापगढ़ के किले की तरफ आगे बढ़ता जा रहा था और जिस रास्ते से दोस्तों वो जाता था उस रास्ते को, उस गांव को, उस क्षेत्र को तहस नहस करता हुआ जा रहा था। वो एक खौफ का मंजर ऐसा बनाता जा रहा था ताकि यहाँ से भागे हुए लोग शिवाजी तक जाकर के उसके बारे में, उसके आतंक के बारे में, उसके लड़ाई के क्षेत्र के बारे में, उसकी लड़ाई की क्षमता के बारे में लोगों तक, शिवाजी के कानों तक ये बातें पहुंचाए। अफजल खान की क्रूरता और बर्बरता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उसके रास्ते में आने वाले उसने इंसानों को ही नहीं बल्कि मंदिरों को भी तहस नहस कर दिया था। दोस्तों अफजल खान का इस तरह से हिंदू धार्मिक स्थलों पर निर्मम तरीके से हमला लोगों में उसके प्रति घृणा बढ़ाता जा रहा था। दोस्तों अगर हम टेक्निकली कंपेयर करें शिवाजी की सेना और अफजल खान की सेना तो इन दोनों में काफी अंतर था। अफजल खान के पास उस समय 10,000 से भी ज्यादा घुड़सवार थे, हाथियां थी और नाना प्रकार के अनेकों अस्त्र शस्त्र थे। वहीं शिवाजी के पास ऐसे हथियारों की बहुतायता नहीं थी। ऐसे में शिवाजी ये समझ रहे थे कि अगर हम अफजल खान से सीधे लड़ाई करेंगे तो वास्तव में इस लड़ाई में कोई निर्णय नहीं बल्कि उनको नुकसान ही होने के ज्यादा चांसेस है। इस बात को समझते हुए दोस्तों यहाँ शिवाजी ने एक दूसरी स्ट्रेटजी बनाई। उन्होंने अपने एक दूत जिसका नाम पंत गोपीनाथ था उसके द्वारा एक संदेश भिजवाया और उस संदेश में दोस्तों छत्रपति महाराज ने अफजल खान को बड़ा ही बढ़ा चढ़ा करके लिख दिया। उन्होंने कहा कि आपकी सेना तो बहुत बड़ी है, हम आपसे सीधे मुकाबला नहीं कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों वास्तव में ये सब बातें उनको बढ़ाना चढ़ाना नहीं बल्कि अफजल खान को एक चने के झाड़ पर चढ़ाना था। आप समझ रहे हैं, एक मुहावरा है कि अगर किसी को अपने जाल में फंसाना है तो उसे पहले चने के झाड़ पर चढ़ाओ, उसे सच्चाई से कोसों दूर ले जाओ, उसे उसकी खुद की मनगढ़ंत कहानियों में इतना उलझा दो कि वो सच्चाई में विश्वास ही करना बंद कर दे और उसे वही दिखाई दे जो उसका दुश्मन उसको दिखाना चाहता है। यहाँ शिवाजी कुछ ऐसे ही जाल रचते जा रहे थे अफजल खान के खिलाफ। वो उसे कह रहे थे कि आपकी सेना तो बहुत विशाल है, हम आपसे सीधे लड़ाई ही नहीं लड़ सकते हैं। आपके पास बेहतरीन सैनिक हैं, विशाल तोपखाने हैं, अलग अलग नाना प्रकार के हथियार हैं, हम आपसे लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। अगर आप चाहें तो हम और आप बैठकर इसे एक शांति वार्ता कर सकते हैं। दोस्तों अफजल खान पहले तो इस बातचीत के लिए मना करता है, लेकिन फिर धीरे धीरे वो शिवाजी की बातों में आ जाता है और एट लास्ट अफजल खान और शिवाजी में एक सहमति बनती है किसी एक एकांत स्थल पर बैठ करके इस लड़ाई में संधि के लिए बातचीत करने की। लेकिन शिवाजी ये जानते थे कि अफजल खान एक धोखेबाज पठान है, वो अपनी बात पर टिक नहीं सकता है। वो समझौता करने आएगा जरूर, परंतु वो धोखे से कहीं उन पर हमला ना कर दे और इस हमले से बचाने के लिए वो खुद को पूरी तरह से बेहतरीन तरीके से तैयार करते हुए एक संधि के लिए एक स्थान को चुनते हैं जहां पर उन दोनों की बैठक का आयोजन किया जाता है। दोस्तों 10 नवंबर 1659 को अफजल खान और शिवाजी की प्रतापगढ़ किले के ही पास किसी पहाड़ी इलाकों के बीच में एक एकांत में मुलाकात होती है। शिवाजी अपने सुरक्षा के पूरे इंतजाम के साथ वहां पहुंचते हैं। वो ऊपर से तो अपने राजशाही वेशभूषा में होते हैं, परंतु अंदर से उन्होंने कवच पहन रखा था कि कहीं धोखे से अफजल खान उन पर हमला ना कर दे, और हाथों में बाघ नख पहन रखे थे। अपनी एडिशनल सिक्योरिटी के लिए शिवाजी ने आसपास के पहाड़ी इलाकों में हजारों की संख्या में अपने सैनिकों को तैनात कर रखा था। यहाँ दोस्तों प्लस पॉइंट ये था कि जो अफजल खान की सेना थी ये घुड़सवार सेना थी और पहाड़ों पर चलने का उनका तजुर्बा नहीं था। वो प्लेन में लड़ाई लड़ते थे, वो खुले मैदानों में लड़ाई लड़ने में एक्सपर्ट थे, लेकिन पहाड़ों के बीच कैसे चलना है, कैसे लड़ाई लड़नी है, ना तो वो उन रास्तों को जानते थे, ना महाराष्ट्र की पहाड़ियों को जानते थे और न ही उनसे वाकिफ थे। वहीं दूसरी तरफ शिवाजी के सैनिक बड़े ही बेहतरीन थे।
वो जहां एक तरफ बंदरों की तरह पेड़ों में चढ़ने में एक्सपर्ट थे, पहाड़ों पर चढ़ने में एक्सपर्ट थे, वहीं दूसरी तरफ शेरों की तरह दुश्मन को कच्चा चबाने में भी उनमें महारत प्राप्त थी। वो घोड़े की तरह मैदानों में दौड़ सकते थे। नाना प्रकार के तरीकों में, युद्ध कलाओं में मराठा सैनिक दोस्तों उस समय प्रशिक्षित थे। दोस्तों अब अफजल खान और शिवाजी एक दूसरे को गले लगाते हैं और जैसे ही वो गले लगाते हैं, अफजल खान अपने कपड़ों में छिपी एक कटारी को निकाल लेता है और शिवाजी की पीठ पर वार करता है। लेकिन आपको जैसा कि मैंने पहले ही बताया, शिवाजी ने अंदर से कवच कुंडल पहन रखे थे। एक तरह से आप कह सकते हैं एक मजबूत ढाल थी उनके शरीर को बचाने के लिए, ताकि अगर कोई वार करे, कोई तीर चलाए, कोई उन पर चाकू से प्रहार करे तो वो उसे भेद न सके। शिवाजी अब समझ चुके थे कि अफजल खान ने अपना असली चेहरा उनको दिखा दिया है। और अब दोस्तों शिवाजी अपने वास्तविक रूप में आते हैं। अपने हाथों में पहले हुए बाघ नखों से शिवाजी ने तेजी से अफजल खान की आंतों पर प्रहार किया और उसकी पूरी आंतों को पेट से बाहर निकाल लिया। कुछ ही मिनटों में दोस्तों अफजल खान की मौत हो गई। दोस्तों अपने सैनिकों को शिवाजी ने पहले ही बताया था कि जैसे ही संदेश मिले आपको अफजल खान के सैनिकों पर टूट पड़ना है। और जैसे ही अफजल खान की मौत होती है, शिवाजी ने अपने सैनिकों को इशारा किया और शिवाजी के किले से एक विशाल तोप का प्रहार होता है। तोप का प्रहार होते ही दोस्तों शिवाजी के सैनिक अब समझ चुके थे कि अब उनको तुरंत हमला कर देना है और उसके बाद एक के बाद एक पहाड़ों से कूदते हुए ये मराठा सैनिक अफजल खान की सेना पर टूट पड़ते हैं। दोस्तों अफजल खान की सेना को समझ में ही नहीं आ रहा था कि एक्चुअल में यहाँ हो क्या रहा था। मराठा सैनिक किसी भी पहाड़ की ओटी से निकलते थे और उन पर धारदार हमला करते थे। जहां एक तरफ अफजल खान के सैनिकों का मनोबल टूटता जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ जब उनको ये खबर मिलती है कि उनके नायक, उनके सुल्तान अफजल खान की अब मौत हो चुकी है, तो उनकी पूरी सेना भागने लगती है। दोस्तों इस पूरी लड़ाई में मराठाओं की जीत होती है, छत्रपति शिवाजी महाराज की जीत होती है। उनके इस विशाल रण कौशल और वीरता से 10,000 से भी ज्यादा घुड़सवार भाग खड़े होते हैं। दोस्तों शिवाजी की इस जीत से बीजापुर सल्तनत में हाहाकार मच जाता है। आदिल शाही सल्तनत को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मराठाओं के पास ऐसी कौन सी प्रतिभा है। अफजल खान जैसे पठानों को भी शिवाजी ने मौत के घाट उतार दिया था। ये बातें बीजापुर में चारों तरफ आग की तरफ फैल रही थी। अब बीजापुर यूं की मुगल सल्तनत के अधीन ही कह सकते हैं एक तरह से काम कर रहा था। तो बीजापुर की बेगम खुद अब औरंगजेब से जाकर के एक दरखास्त देती है, उनसे गुहार लगाती है कि भाई हमारी मदद करो। ये जो छत्रपति शिवाजी है इसका वर्चस्व तो बढ़ता ही जा रहा है और अगर इसका वर्चस्व ऐसे ही बढ़ता रहा तो आपका दक्षिण में जो पूरी तरह से एक छत्र राज्य करने का सपना है वो कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएगा और एक न एक दिन ये इसका वर्चस्व पूरे मुगल सल्तनत को ही अपने आगोश में दबोच लेगा। दोस्तों इन सबसे गुस्साए हुआ ये औरंगजेब जो दिल्ली में बैठा था, वहां से अपने मामा शाइस्ता खान को एक विशाल सेना के साथ दिल्ली से रवाना करता है। इस सेना की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसमें लगभग 1.5 लाख सैनिक थे। एक शक्तिशाली तोपखाने की भी डिवीजन थी। दोस्तों शाइस्ता खान भी एक बार फिर से अफजल खान की ही तरह तेजी से छत्रपति शिवाजी महाराज की तरफ बढ़ता जा रहा था। लेकिन आपको बता दूं, छत्रपति शिवाजी का शौर्य और पराक्रम की कहानियां अनेकों हैं। जितने हम इतिहास के पन्ने पलटते हैं, एक नई गाथा, एक नई कहानी हमें एक नई सोच के साथ देखने को मिलती है। इस विशाल सेना का भी छत्रपति शिवाजी ने अपने बुद्धि, कौशल और विवेक के साथ मुकाबला किया। उन्होंने फिर से निर्णय लिया कि इस सेना का हम सीधे लड़ाई नहीं लड़ेंगे। वास्तव में दोस्तों अगर 1.5 लाख की सेना सामने से आ रही थी तो शिवाजी के पास इतने सैनिक नहीं थे कि किसी खुले मैदान में जाकर के उस सेना से हमला किया जाए, उस सेना से लड़ाई लड़ी जाए। तो उन्होंने एक गुरिल्ला वारफेयर की तकनीकी अपनाई। और दोस्तों गुरिल्ला वारफेयर क्या होता है? दुश्मन के किसी एक टुकड़ी पर, एक सैन्य टुकड़ी पर अचानक से हमला करो और जब तक वो तैयार होंगे तब तक उनका पूरा तहस नहस करके, उसे नुकसान करके वापस से अपने शिविर में पहुंच जाओ। दुश्मन की विशाल सेना जो कहीं डेरा डाली होगी उसकी सप्लाई जब सप्लाई की जाए उस सप्लाई को भंग कर दो और जब सप्लाई ही नहीं मिलेगी तो सेना अपने आप धराशायी हो जाएगी। दोस्तों औरंगजेब का ये मामा शाइस्ता खान छत्रपति शिवाजी के किलों को एक एक करके जीतता ही जा रहा था और आगे बढ़ता जा रहा था। और ऐसे में दोस्तों मजबूरन शिवाजी को कुछ एक स्थानों पर खुद को सुरक्षित करने के लिए वो अलग स्थान पर खुद को प्रतिस्थापित कर लेते हैं। शाइस्ता खान शिवाजी के एक महल जिसका नाम था लाल महल, उस पर कब्जा कर लेता है और वहीं पर रहने लगता है। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस लाल महल के एक एक गेट की, एक एक सड़क की, एक एक बगीचे की, एक एक गुप्त द्वार की, सब कुछ, इसके सभी तथ्यों की जानकारी शिवाजी को बड़ी ही गंभीरता से, वो उसके सुरक्षा प्रबंधों को जानते थे और उन्होंने ऐसे ही एक योजना बनाई कि वो एक सडन अटैक करेंगे इस लाल महल पर। दोस्तों अपने 400 बेहतरीन लड़ाकों के साथ शिवाजी उस लाल महल में घुस करके शाइस्ता खान से सीधे जंग शुरू कर देते हैं। इस जंग में शाइस्ता खान के कई सैनिक मारे जाते हैं, उसके कई बच्चे मारे जाते हैं। जान बचाकर भागते हुए शाइस्ता खान की उंगलियों पर प्रहार होता है शिवाजी का और उसकी 3 उंगलियां कट जाती है। दोस्तों शाइस्ता खान उस महल को छोड़कर भाग खड़ा होता है।
दिन का उजाला आते आते शिवाजी वापस अपने महल में इस प्रहार को करके पहुंच जाते हैं। शाइस्ता खान पूरी तरह से डर चुका था, घायल था, उसकी बेइज्जती हो चुकी थी कि इतनी विशाल सेना के साथ भी शिवाजी कैसे उसके घर में घुसकर उसको मारते जा रहे हैं और उसे रोक नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, इस बात से दिल्ली में बैठा औरंगजेब बड़ा ही गुस्सा हो जाता है। वो शाइस्ता खान को दंडित करता है और उन्हें बंगाल वापस भेज देता है। वो उन्हें लज्जित करता है कि तुम वास्तव में शिवाजी के सामने कुछ भी नहीं हो। तुम्हारे घर में घुसकर वो तुमको मार रहा है, तुमको इतनी बड़ी सेना दे दी, लेकिन फिर भी तुम उस पर उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हो। दोस्तों, वास्तव में यही तो वीरता होती है। दुश्मन की कितनी भी बड़ी सेना हो, कितनी भी बड़ी वो योद्धा क्यों ना हो, लेकिन दोस्तों वास्तव में उसके घर में घुसकर जो मारने का शौर्य और पराक्रम का परिचय छत्रपति शिवाजी महाराज ने दिया था, वो आज भी हम सब देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं और जानते हैं। और यही रीजन है कि मैं बार बार कहता हूं कि वो आज भी हम सभी के प्रेरणा स्रोत। दुश्मन कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, उसके घर में घुसकर मारने की नीतियों का अगर किसी ने पहला परिचय दिया था तो वो छत्रपति शिवाजी महाराज थे। दोस्तों, ऐसे ही एक एक करके दिल्ली में बैठा औरंगजेब न जाने कितने अपने सेना नायकों को भेजता था और छत्रपति शिवाजी महाराज एक एक करके सबको निपटाते जाते थे। उनका वर्चस्व बढ़ता जा रहा था और ऐसे में डरा हुआ औरंगजेब अब खुद दक्षिण में युद्ध की तैयारी शुरू कर देता है। दोस्तों, औरंगजेब ने इस बार अपने एक राजपूत सेनानायक जिसका नाम था जय सिंह, उसको शिवाजी के सामने लड़ाई लड़ने के लिए उतारा। जय सिंह अपनी विशाल सेना के साथ शिवाजी के क्षेत्र में दस्तक देता है। यहाँ शिवाजी और जय सिंह के बीच घमासान कई बार युद्ध होता है दोस्तों, जिसमें जय सिंह की विजय भी होती है। शिवाजी के कुछ क्षेत्रों पर जय सिंह का एक एक करके कब्जा होता जाता है और आपको बता दूं साल 1665 में शिवाजी के कब्जे में उस समय 35 किले थे, जिसमें से 23 किलों को वो जय सिंह को लौटा देते हैं। और आपको बता दूं ये समझौता करने के लिए शिवाजी औरंगजेब के दरबार में, जो कि आगरा में उस समय था, वहां पर आते हैं। आगरा में जिस तरह की सभा लगाई जाती है औरंगजेब के दरबार में और जिस तरह से वहां पर शिवाजी को अपमानित करने की कोशिश की जाती है, शिवाजी उसका सीधा विरोध करते हैं और धोखे से औरंगजेब ने शिवाजी को वहां पर उनको कैद करवा लिया। दोस्तों, आपको बता दूं दुनिया में कोई ऐसी जेल नहीं बनी थी जो छत्रपति शिवाजी महाराज के शरीर को कैद कर सके। औरंगजेब ने अपनी जेल में कुछ दिनों तक के लिए शिवाजी को रखा था, लेकिन अपनी रणनीतिक सूझबूझ और तीक्ष्ण बुद्धि के साथ वो औरंगजेब की जेल से भी भागने में फरार हो जाते हैं। वो वहां से निकलकर पुनः महाराष्ट्र की उन पहाड़ियों में पहुंचते हैं और अपने उन किलों पर आकर दस्तक देते हैं और उसके बाद वो फिर से मुगलों के विरुद्ध अपना अभियान शुरू कर देते हैं। दोस्तों, जिस समय शिवाजी महाराज औरंगजेब की जेल से निकलकर भागे थे, उस समय उस क्षेत्र में ऐसी अफवाहें उड़ने लगी थी कि शिवाजी महाराज को कोई काला जादू आता है, वो खुद को कहीं से भी गायब कर सकते हैं और कहीं भी खुद को प्रकट करा सकते हैं, ऐसी शक्तियां उनके अंदर है। सोचिए जरा दोस्तों, गजब का करिश्मा था शिवाजी महाराज। दुश्मन भी खौफ खाता था, जिसकी जेल में रहते थे उसको भी डर रहता था कि कहीं गायब ना हो जाए यहाँ से, और वो सच में गायब भी हो जाते थे। कैसे गायब हुए इसका आज भी कहीं इतिहास में प्रमाण नहीं मिला, परंतु औरंगजेब की जेल से खुद को उन्होंने फरार कर लिया था। दोस्तों, जेल से फरार होकर शिवाजी महाराज ने कई लड़ाइयां लड़ी, जिसमें सिंघलगढ़ का युद्ध, कल्याण का युद्ध, भोपालगढ़ का युद्ध और संगमेर का युद्ध। इन सभी युद्धों में उनको विजय मिली। साल 1680 में 44 वर्ष की उम्र में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। वो जब तक जिंदा थे किसी राजा के अधीन उन्होंने कभी कार्य नहीं किया। वो स्वयं एक राजा थे, अपनी नीतियों का प्रतिपादन उन्होंने खुद अपने हाथों से किया था। दोस्तों, आपको बता दूं, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को उन्होंने हमेशा आगे रखा। दोस्तों, छत्रपति महाराज के शौर्य और पराक्रम की गाथा आज भी हमें अलग अलग किताबों में पढ़ाई जाती है। भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अलग अलग जगहों पर उनकी मूर्तियां हमें देखने को मिलती है, जहां उनको सम्मान से जाना जाता है। दिल्ली, सूरत, दक्षिण भारत के कई राज्य और न सिर्फ हमारे देश में बल्कि देश से बाहर भी, सैन जॉन में, कैलिफोर्निया में, मॉरिशस में उनकी अनेकों जगह मूर्तियां हैं। मुंबई में एक संग्रहालय जिसका नाम प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय था, उस संग्रहालय का नाम भी बदलकर दोस्तों छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय कर दिया गया। मुंबई के जो मुख्य रेलवे स्टेशन है उसका नाम भी पहले विक्टोरिया टर्मिनल हुआ करता था, लेकिन अब उसको हटा करके छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस कर दिया गया है। दोस्तों, मुंबई का एयरपोर्ट भी उनके नाम पर ही बनाया गया है। दोस्तों, धन्य है हम सभी और हमारी यह भारत भूमि, जहां पर ऐसे वीर सपूतों ने जन्म लिया। भारत को हमेशा से विदेशी ताकतों से भारत को बचाने में अपने प्राणों तक की आहुति दी और जब तक जिंदा रहे उन्होंने एक छत्र राज किया, कभी किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की, सबका सम्मान किया और सबके विकास में पुरजोर साथ दिया। दोस्तों, शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र की एक छोटी सी रियासत से भले ही अपने राजकीय शासन का शुभारंभ किया था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने दक्षिण भारत के एक बड़े हिस्से पर कब्जा किया
शिवाजी महाराज अगर जाने जाते हैं तो अपनी बेहतरीन मिलिट्री स्किल्स के लिए। दोस्तों आज अगर वो याद किए जाते हैं तो अपने बेहतरीन प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, जहां सभी धर्मों सभी जातियों के लोगों का वो सम्मान किया करते थे। शिवाजी महाराज एक तरफ विभिन्न जातियों और धर्मों के लोगों का प्रति सम्मान भी रखते थे, वहीं दूसरी तरफ हमारी खुद की संस्कृति खुद की सभ्यता को विस्तार करने के लिए नाना प्रकार के प्रयत्न भी करते थे। दोस्तों शिवाजी महाराज पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने भारतीय इतिहास में अपनी खुद की मुहरों को उसे संस्कृत और मराठी भाषा में छपवाया था। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों और आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियो अब तक पहुंचते रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।